हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी लेसन स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, हमारा लेसन है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। पेज नंबर 67 है ना। तो we have seen all these things. Now today I am going to show you on your screen the plant cell, animal cell. ये जो चीजें हैं ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, हेलो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस ये है आपका प्लांट सेल। ठीक है, ये आपको प्लांट सेल अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, एकदम साफ साफ। सब उसके ये नेमिंग्स हैं। हाँ, राइबोसोम है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, रिबोसोम लिखा हुआ है, राइबोसोम है ये। फिर गोल्गी वेसल्स है ये। हाँ, फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है। आप लोगों को मैंने पिछले बार सारी चीज़ों की मार्किंग करवा दी थी, है ना। अभी वो मार्किंग का आप लोग यहाँ पे मैच करेंगे, सही है या नहीं है। ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा लिक्विड है ना, ग्रीन कलर का, ये साइटोप्लाज्म है। ये प्लांट सेल है इसलिए इसका नाम है, इसका जो कलर है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये बाहर की सेल वॉल है, राइट। तो इस तरह से दिस इज द प्लांट सेल। नाउ नेक्स्ट विल सी एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है, देखो इसमें सेल वॉल नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं। न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम है। एनिमल सेल्स में लाइसोसोम होता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है, ये एक चीज़ याद रखेंगे। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। वैसे प्लांट सेल में वैक्यूल्स देखे आपने, ये बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। वैसे एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स एकदम छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे बॉल्स, ये वैक्यूल्स हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में क्या क्या फ़र्क है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम होती है। हाँ, ये लाइसोसोम में पिंक कलर के बॉल्स और ये ब्लू कलर के बॉल्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वैक्यूल्स हैं। ये साइटोप्लाज्म है, देखो इसका साइटोप्लाज्म ग्रीन कलर का नहीं दिखाई है, क्योंकि ग्रीन नहीं होते हैं एनिमल सेल्स। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके थे कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हाँ? ये आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी मैंने जूम कर दिया है। ये आप लोगों का ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल है। सेल वॉल जो प्लांट सेल में थी, ये कैसी है देखो। आपकी किताब में जो तस्वीर दी हुई है वो उतनी ज़्यादा अच्छी साफ नहीं है। यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ वेरी क्लियर सेल वॉल। देखो ये पैक्टिन है, दिखाई दे रहा है पैक्टिन। ये क्रॉस लाइनिंग ग्लिकैन है, ग्लाइकैन। फिर सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स है, ये सब ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये मिडिल लैमेला, ये बीच का जो कल उस दिन मैंने बताई थी ना आप लोगों को, जैसे हम लोग सैंडविच बनाते हैं ब्रेड का, तो ऊपर और नीचे ब्रेड रखते हैं और बीच में सब हम लोग रखते हैं ना चीज़ें, बिल्कुल उसी तरह का ये सैंडविच के जैसा होता है। नीचे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है, और ऊपर का जो है वो मिडिल लैमेला होता है, ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल है। और उसी के हमने और जूम किए तो ये हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से होता है पूरा। ठीक है, अब ये आपके किताब में दिख रहा है आप लोगों को, ये जो है वो प्रोटीन का यहाँ से आना जाना है। ओके, लिपिड बाय लेयर्ड है, ये दिख रहा है यहाँ पर।
ये जो जगह है यहाँ से प्रोटीन का आना जाना होता है, फिर ये कोलेस्ट्रॉल का है इस तरह से, फिर ये ग्लाइकोलिपिड का है। तो ये पूरा जूम किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग देखे थे ये प्लांट सेल में है, प्लांट सेल है सारे। इसमें हाइपरटोनिक यानी जब पानी अंदर से बाहर चला जाता है तो वो सिकुड़ जाएगा ना, पूरा श्रिंक हो जाता है। ये देखो कैसे श्रिंक हो गया है। दूसरा ये आइसोटोनिक यानी अंदर भी आता है पानी, बाहर भी जाता है, इसलिए इसका ये मेंटेन है, बराबर है। नेक्स्ट है ये हाइपोटोनिक यानी जिसमें बाहर से पानी अंदर आते जाता है, तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, टर्जिड होता है और कभी कभी फट भी सकता है। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम लोग एनिमल सेल्स में कैसे होता है। एनिमल सेल्स में देखो हाइपरटोनिक, ये ब्लड सेल्स हैं हमारे, रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें से पानी बाहर निकलेगा तो कैसे सिकुड़ जाते हैं, क्रम्पल हो जाते हैं। ये जो है वो आइसोटोनिक है, जिसमें पानी बाहर भी जा रहा है अंदर भी आ रहा है, यानी इसलिए नॉर्मल पे है ये। और नेक्स्ट है हाइपोटोनिक यानी जिसमें पूरा पानी अंदर आते जा रहा है, तो देखो ये फूल गया कैसा, और यहाँ पे देखो ये ब्लास्ट हो गया है। तो इस तरह से यहाँ आपको दिखेगा अच्छे से। और ठीक है, देखो यहाँ कैसे ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा। हाँ, ये भी वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। ओके, और ये सिकुड़ जाता है, और ये नॉर्मल के आइसोटोनिक का। यहाँ पे भी बताया हुआ है और भी क्लियरली साफ साफ तरीके से। ये देखो सिकुड़ गया है, ये भी सिकुड़ गया है हाइपरटोनिक में, ये आइसोटोनिक में बराबर है, और हाइपोटोनिक में फट गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग चीजें हैं। अब अगला हम लोग लाइन से एक एक चीजें देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखने जाएंगे तो सेल्स में सबसे पहला पार्ट होता है सेल का ब्रेन, जैसे होता है ना वैसे ही सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। So today we are going to start with the nucleus. You can see पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 पे देखेंगे आप लोग आपके पेज नंबर 69 देखो आप लोग, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई एक है, और उसके ऊपर ये वाली एक्टिविटी है ना, ये भी मुझे आप लोगों को बतानी है कि ये हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमने देखे। अब यहाँ पर न्यूक्लियस पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे घर में जो चीज़ अवेलेबल है, अनियन, प्याज, उसका जो ये पील हम लोग अगर करते हैं न्यूक्लियस, तो उसमें हम लोगों को दिखाई देगा कि अनियन पीलिंग पे हम लोग जाएंगे अगर, तो उसमें प्याज के इसमें हम लोगों को दिखाई देता है बहुत अच्छे से कि ये प्याज है आप लोगों का। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये अनियन का? नो मी। अच्छा ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। अब दिख रहा होगा ना? हेलो? यस मिस, अब दिख रहा है। हाँ, तो ये यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से दिखाई देगा, जो आपकी किताब में तस्वीरें देखो पेज नंबर 69 पर, राइट। सो ये है अनियन पीलिंग। अनियन का जो प्याज का हम लोग वो छिलका निकालते हैं ना, उसके बाद में हर दो परत के बीच में देखो प्लास्टिक की जैसी एक पील होती है, तो वो उसको निकाल के जब हम लोग स्लाइड पे रखकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमको इस तरह से दिखाई देता है। ये दिख रहा है, और ये जो डार्क डार्क कलर का है ना, ये उसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे दिख रहा है ये न्यूक्लियस है उसका। ठीक है, तो ये अनियन सेल्स है, ये सेल वॉल है, देखो सेल की सेल वॉल होती है ना, वो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, दिखाई दे रही है साफ तौर पर। और ये जो है वो न्यूक्लियस है, और ये पर्पल कलर का यहाँ पे जो है वो सब साइटोप्लाज्म है,
और ये इतना बड़ा खाली जगह दिख रही है वो वैक्यूल्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोगों को अनियन सेल में बहुत ही अच्छे से आराम से दिखाई देता है। तो ये अनियन सेल का पूरा स्लाइड बनाई हुई है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये देखो ये अनियन को कैसे छील के निकाला जाता है। ये उसमें से उसकी प्लास्टिक की जैसी लेयर है वो निकाल के स्लाइड के ऊपर रखी है, और स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। ओके, अब हम लोग पहला पढ़ने जाएंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक का पेज ओपन है। नाउ विल रीड फ्रॉम हियर। और भी चीज़ों में हम लोगों को जो है वो न्यूक्लियस बहुत अच्छे से दिखाई देता है। उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई देखो, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको बताई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के नॉर्मल माइक्रोस्कोप में उतनी क्लियर नहीं दिखाई देती है जितनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में साफ तौर पे दिखाई देती है। ये प्लांट सेल में हम लोगों को न्यूक्लियस दिखाई दिया। एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस देखने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, जेंटली स्क्रैप द इनर सरफेस ऑफ योर चीक। आप लोगों के गाल है ना, गाल, मुंह में गाल को अंदर की तरफ से अगर हम लोग खरोच के निकालेंगे और उस चीज को हम लोग अगर स्लाइड के ऊपर रखकर देखेंगे तो विथ अ नीडल ट्रांसफर अ लिटिल मटेरियल फ्रॉम स्पून टू द वाटर ड्रॉप ऑन द स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथिल ब्लू। मिथाइल ब्लू जो है उसका स्टेन है। मिथाइल ब्लू से एनिमल सेल्स हमको दिखाई देते हैं, बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। Stain on the smear, put a cover slip and observe under microscope. Did you observe the cell with the blue nucleus? आपको न्यूक्लियस जो ऐसा ब्लू कलर का दिखाई देगा एनिमल सेल्स में। The dark round spot seen under the microscope while observing the onion peeling stain with iodine is the nucleus of the cell. अब देखो इसमें स्टेन हमने कौन सी डाले, मिथिलीन ब्लू, उसको अंडरलाइन करेंगे। और प्लांट सेल के लिए हम लोग क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। क्या डालेंगे, आयोडीन। इसकी वजह से वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिखता है, डार्क ब्राउन कलर का। और मिथिलीन ब्लू डालेंगे तो हमको वो ब्लू कलर का दिखता है। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 70। आपके सामने स्क्रीन पर जो पिक्चर है उससे भी साफ है, आपकी किताब के पिक्चर से भी साफ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। When observed under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब ये न्यूक्लियस को हमने सादा माइक्रोस्कोप में देखे तो वो अनियन पीलिंग में जैसा दिखाई दे रहा था ऐसा दिख रहा था, है ना, यहाँ ऐसा दिख रहा था सादा माइक्रोस्कोप में। लेकिन अभी हम लोगों ने उसको किस में देखे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो हमको इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा और साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो when observed under electron microscope we can see nucleus covered by a double layered। देखो आपको ये डबल लेयर दिख रही है यहाँ पे, ये अंदर की एक लेयर है और ये बाहर की एक लेयर है। डबल लाइन दिख रही है ना। सो दिस इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विथ स्मॉल पोर्स। ये पोर्स दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, यहाँ पे ये सब पोर्स है, इसे यहाँ पे ये सब पोर्स है। पोर्स यानी खड्डे। These pores allow the passage of material in and out of the nucleus। जैसे हम लोग के स्किन में देखो पोर्स है ना, बाल है जैसे हमारे स्किन में, तो उसमें से पसीना बाहर आता है, हमारी हवा अंदर जाती है। तो इसी तरह से ये न्यूक्लियस में पोर्स है, तो अंदर की चीजें बाहर आती है और बाहर की चीजें अंदर जाती है इसके अंदर। न्यूक्लियस हैज वन राउंड न्यूक्लियस एंड अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। ये पूरा वन राउंड न्यूक्लियस होता है और उसके बीच में जो है ये क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। ये बीच में एकदम जो ये बारीक बारीक धागे के जैसा दिख रहा है, ये क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंडेंस टू फॉर्म शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं, सेल डिवीजन भी इसके जरिए ही होता है। फंक्शन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स। और वो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो फंक्शन होता है हर एक के ऊपर, उसको बोला जाता है जीन्स। अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम क्या है देखो। इन
इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इसीलिए मैंने बोला ना ये सेल का ब्रेन जैसे है, पूरे के पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। एंड ऑल्सो द सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होता है उस वक्त में भी यही इसको सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसी के अंदर सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स है ना, और क्रोमोसोम्स के ऊपर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी आपके पेरेंट्स के बाल अगर ब्लैक है तो आपके भी बाल ब्लैक हो जाएंगे, अगर ब्राउन है तो ब्राउन हो जाएंगे, आंखें अगर उनकी ब्राउन कलर की है, घारी है, तो वो आपकी वजह ऐसी हो जाएंगी। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी उसके बच्चे में, तो ये सारी इसकी न्यूक्लियस में जो ये क्रोमैटिन मैटर उसमें जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि ये जो सेल है, सेल में हर चीज पे कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस लॉस हो गया तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ hemoglobin can be accumulate in RBCs and thereby large amount of oxygen can be transported. RBCs में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए उसमें ना होने की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूक्लियस उसमें नहीं होने की वजह से वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है वो एक्यूमुलेट करता है, जमा करता है, और आरबीसीज जो है वो उस अमाउंट ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन में है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सीव ट्यूब, हमारे जैसे एनिमल सेल्स के आरबीसीज में नहीं होता है न्यूक्लियस, वैसे ही प्लांट सेल्स की सीव ट्यूब होती है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब ऑफ द प्लांट फ्लोएम दे बिकम हॉलो एंड देयर हियर बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बिकम्स इजी, और वो क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है नलियां, और जिसकी वजह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है, इजीली हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस का जो काम है इतना इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियस ये इम्पोर्टेंट काम करता है। अगला हम लोग देखने जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे कैसे पॉकेट के जैसे है, हमारे बैग के पर्स में ऐसे पॉकेट के जैसे हिस्से होते हैं ना, वैसा देखो दिखाई दे रहा है, और ये जो जगह है ये न्यूक्लियस की जगह है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस से बिल्कुल चिपका हुआ जो है ये यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइप ऑफ पाइपलाइंस आर देयर इन योर बिल्डिंग होम, हमारे बिल्डिंग होम में कितने तरह की पाइपलाइन होती है बताओ, काय की पाइपलाइन है, पानी पानी की है, और सिर्फ पानी की है, हम लोग नंबर 1 नंबर 2 करते हैं ना टॉयलेट, उसकी भी तो पाइपलाइन है या नहीं। यस मिस। हाँ, तो ये जैसे पाइपलाइन होती है वैसे ही उसका काम क्या होता है, अगर वो पाइपलाइन नहीं होगी सोचो तो क्या होगा, पानी भी हम लोगों को बर्तन में भर भर के लाना पड़ेगा, या सब तरफ पानी 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 फैल जाएगा। और अगर उसकी पाइपलाइन नहीं होगी, काय की नंबर 1 नंबर 2 की, तो सोचो कितनी गंदगी फैलेगी। पाइपलाइन होने की वजह से क्या होता है, वो चुप पाइप में से पानी घर तक आराम से आता है, और टॉयलेट बाथरूम का कचरा भी पाइपलाइन के जरिए चुपचाप जमीन के अंदर से चले जाता है। सो व्हाट विल हैपन इफ दे वरंट देयर, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, सब गंदगी और पानी सब तरफ फैल जाएगा, है ना। The organelles which conduct various substances inside the cell is called endoplasmic reticulum. अब ये सेल ऑर्गेनल्स जो करते हैं अलग अलग काम सेल के अंदर, उसका जो भी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में निकलती है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पॉकेट्स में से पाइपलाइन के जैसे इसमें से उधर एक दूसरे के, देखो ये दिख रहे, यहाँ से वहाँ पर ले जाई जाती है। consisting of interconnected miniature tubes and sheets filled with fluid। देखो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, देखो ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से इसमें इंटरकनेक्ट हो गई,
फिर ये इधर से इधर ज्वाइन हो गई, है ना। तो ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई है। जिसकी वजह से वो लिक्विड जो है वो, अगर यहाँ पे लिक्विड आ गया तो वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब तरफ फैल सकता है वो लिक्विड, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस फ्रॉम इनर साइड। देखो ये न्यूक्लियस को कनेक्टेड है ना, यहाँ से देखो इधर से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर जो लिक्विड आएगा वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ से है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम ग्रैन्यूल्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। अभी इसमें दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसमें ये जो दाने 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 दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये दाने दाने नहीं होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दाने 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 होते हैं। जैसे आपने बॉडी के ऊपर अगर फुंसी आ जाती है, फुंसियाँ आ जाती है तो कैसे हाथ लगाने से खुरदुरी लगती है ना स्किन, वैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये दाने जो है वो किसके होते हैं, लाइसोसोम के होते हैं। ये दाने किसके होते हैं, सॉरी राइबोसोम्स के होते हैं। ये राइबोसोम्स के जो दाने 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 हैं, इसकी वजह से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। रफ यानी खुरदुरी हो जाती है। और जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स के दाने नहीं होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ हो जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स के दाने नहीं होते, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स के दाने होते हैं। ओके, अब इसका काम क्या है, ये क्या काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स सेल। ये एक फ्रेमवर्क है जो सेल को सपोर्ट करता है। कंडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। ये क्या करता है, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है, कंडक्ट करता है प्रोटीन को। टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड द बॉडी, ये सबसे उसका इंपॉर्टेंट काम है। बॉडी थ्रू फूड, एयर एंड वाटर आर मेड वाटर soluble बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन फ्लश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर गलती से हमारे बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन यानी जहरीली चीज चली जाती है, किस किस के जरिए, पानी के जरिए, फूड के ज़रिए, खाने के ज़रिए, या एयर के ज़रिए, हवा के ज़रिए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसको, इसके पॉकेट के अंदर बहुत सारा लिक्विड है ना, उस लिक्विड में उसको पूरा मिक्स कर देता है, घोल देता है। और घोल के उसको क्या करता है, जल्दी जल्दी डाइल्यूट करता है, उसका असर खत्म कर देता है। और फिर उसको क्या करता है, बाहर, बॉडी के बाहर फेंक देता है, बाहर निकाल देता है इसको। तो जिसकी वजह से उस जहर का हम पर असर नहीं होता। What materials are used, तो इतना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। एक तो क्या करता है, प्रोटीन को कंडक्ट करता है, प्रोटीन को लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे पूरी बॉडी में। दूसरा, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, जहरीली चीज़ें अगर हवा, पानी या फूड के ज़रिए आती है तो उन जहरीली चीज़ों को क्या करता है, वो खत्म कर देता है, उसका टॉक्सिन्स जो है वो खत्म करता है और बॉडी से उसको फ्लश आउट कर देता है, फ्लश कर देता है। जैसे हम लोग टॉयलेट में फ्लश करते हैं ना, वैसे ये बॉडी में से उसको फ्लश कर देता है। तो पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम समझ में आ गया आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे। What material are used to pack your favorite biscuits and chocolate? तुम्हारे फेवरेट बिस्किट और चॉकलेट को पैक करने के लिए क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बोलो जल्दी। क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बिस्किट और चॉकलेट किस में पैक किए हुए रहते हैं, प्लास्टिक। हाँ, एक कवरिंग के अंदर उसको हम लोग पैक करते हैं ना। प्लास्टिक की कवरिंग होती है, कभी पेपर की कवरिंग होती है ना। तो ये बिस्किट और चॉकलेट जैसे प्लास्टिक और पेपर की कवरिंग में पैक किए जाते हैं, उसी तरह से जो है वो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी फैक्ट्री, वो क्या करते हैं, काम क्या करते हैं पैकिंग होने की वजह से। वैसे ही जैसे कि पाइपलाइन नहीं होगी तो मैंने अभी बताया ना सब तरफ बिखर जाएगा, उसी तरह से चीज़ों को पैक नहीं किया जाएगा तो सब चीज़ें खुली खुली थैलियों में भरकर ले जानी पड़ेगी, है ना। पैकिंग करने की वजह से वो क्या होती है, सेफ हो जाती है, अच्छे तरीके से रहती है।
तो इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी एक चीज है जिसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इट इज मेड अप ऑफ 5 to 8 hollow एंड फ्लैट सैक्स. सैक्स यानी जैसे गोनी की बैगें होती है ना, गोनी थैलियां होती है, वैसे दिखाई दे रही है ये थैली के जैसा. देखो ये एक है, ये है थैली, थैली के जैसा है ना. तो इस तरह से ये बैग के जैसे इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं सैक्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. दीज सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्ने. इन सैक्स को क्या बोलते हैं, देखो सिस्टर्ने. एंड आर फिल्ड विथ डिफरेंट एंजाइम्स. और इसके अंदर ये पैकेट के अंदर क्या रहते हैं, अलग अलग एंजाइम्स भरी हुई होती है. ठीक है, जैसे उसमें लिक्विड था ना, वैसे इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, डिफरेंट एंजाइम्स भरे होते हैं. द प्रोटीन कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन भेजता है ना पूरे बॉडी में, in vesicles, endoplasmic reticulum are enclosed in vesicles. वो इन पैकेट के अंदर जो है वो एनक्लोज करके भर के रखी जाती है प्रोटीन. हाँ, which comes towards Golgi complex via cytoplasm. साइटोप्लाज्म के जरिए वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है. They fuse with the formation of phase of the Golgi membrane and empty their content in the cisternae. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उसके अंदर का लिक्विड जो है उसके अंदर डाल देते हैं, इस पैकेट के अंदर डाल देते हैं. As they pass through the cisternae, they are chemically modified with the help of enzyme. अब इसके अंदर पहले से एंजाइम भरा हुआ था, अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फ्लूइड जो इसके अंदर डाल दिया, वो इस एंजाइम के साथ में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है इसके अंदर. ऐसे मिक्स होने के बाद में दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स, और उसको यहाँ पे वो मिक्स होके पैक कर दिया जाता है. दिस वेसिकल एग्जिस्ट फ्रॉम द maturation phase. Thus, cistern work like a packing department that pack the distributes substance. हाँ, उसके अंदर वो पैक करके रखता है जो डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए आता है इसके यहाँ पे. अब इसका काम क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल. अब ये सेल का क्या है, सेक्रेटरी ऑर्गन है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर डाल देता है. अब यहाँ से जो कुछ भी है वो अगले इसमें चीजें सेक्रेट होगी, पास होगी. इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैक्स मटीरियल सिंथेसाइज इन द सेल. वो क्या करता है, उसको और भी मॉडिफाई करता है. उसके अंदर पहले से जो एंजाइम थी उसको मिक्स कर देता है और उसको मॉडिफाई करता है और अच्छा कर देता है, और वो सेल की तरफ भेज देता है. एंजाइम है उसके अंदर, म्यूकस है, प्रोटीन है, पिगमेंट्स है, ये सारी चीजें उसके अंदर मिक्स हो जाती है. एंड डिस्पैचेस देम टू वेरियस टारगेट्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम. और उसको वो आगे की तरफ भेज देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ और लाइसोसोम की तरफ. इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स. हाँ, ये वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाते जाता है. देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे बनाते जाता है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम. और इस तरह से ये क्या करता है, सेल वॉल बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में और लाइसोसोम करने में ये मदद करता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स. अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स को किसने खोज के निकाला. हाँ, तो इसके जो खोज करने वाले थे ये साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है कैमिलियो गोल्गी. कैमिलियो गोल्गी. Camillo Golgi describes the Golgi complex. For the first time, he developed the staining technique called black reaction. इसको याद रखेंगे, black reaction किसने किया था, Camillo Golgi ने. And with the help of it, he studied nervous system. और उसके जरिए उसने दिमाग के सेल्स को भी पढ़ा. He won the Nobel Prize of 1906 along with Santiago Cajal for the study of structure of nervous system. और उसके लिए उसको अवार्ड मिला जिसमें उन्होंने नर्वस सिस्टम जो है हमारे ब्रेन के सेल्स कैसे होते हैं इसकी खोज निकाली.
कौन से ब्लैक रिएक्शन से। तो इस तरह से ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स और कैमेलियो गोल्गी के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप लोगों का लेसन अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? और अच्छे से विजुअलाइज हुई होगी। जो मैंने पिछली बार लेसन पढ़ाई थी उसको भी मैंने आप लोगों को विजुअलाइज किया है और अभी के लेसन को भी मैंने विजुअलाइज किया है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है और याद करना है। व्हाट आर द फंक्शंस मेन, हर एक चीज़ का फंक्शन क्या है, काम क्या है, वो याद करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये याद करना है। ओके, सो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ चीज़ नहीं समझी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। नो मिस, समझ में आया। अच्छे तरह से समझ में आया। यस मिस। सेल ऑर्गेनल्स हमारे सिर्फ हम लोगों ने 3 सेल ऑर्गेनल्स लिए हैं और आगे के और भी हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ने के बाद में आप लोगों को पूरा याद रखना है कि हर एक सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है उसका, और वो किस तरह से हमारे सेल्स में कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो कैसा लगा आप लोगों को लेसन, समझ में आया बहुत अच्छे से? यस मिस, बहुत अच्छा लगा। म्यूट है, हाँ दिया, कनीस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेसन खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।